प्रजातंत्र बाबू। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है में संग्रहित है। यह कहानी वहीं से पढ़ी जा रही है। प्रजातंत्र बाबू। मैं बोरिया बिस्तरा बांध चुका था। चलने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। दादी दिन भर व्यस्त रहीं। उनकी आंखें रह रहकर नम हो जातीं। मेरा कंठ इतना सूख चुका था कि मैं कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। दादी बार बार मेरे पास आतीं और मेरे बालों में अपनी थरथराती उंगलियां फिराती हुई पूछती, अब कब आएगा बड़का? मैं इस बार पूरे 30 वर्ष पश्चात गांव लौटा था। पहली बार घर छोड़ते हुए यह सोचा भी नहीं था कि आने वाली जिंदगी मुझे इतना व्यस्त कर देगी कि मैं अपनी मिट्टी से ही कट जाऊंगा। दादी से कई बार कहा कि वे हम लोगों के साथ ही रहें, परंतु वे गांव के उस मकान को छोड़ने को कभी तैयार नहीं हुई, जिसके चप्पे चप्पे में उनके सुख दुख अश्रु हास अंकित हैं। इसी आंगन में खेल खेल कर मेरा बचपन बड़ा हुआ है। अपने इसी गांव के खेतों में खिले सरसों के फूलों के अनंत विस्तार में हमारे सपनों को वाणी मिली है। इसी के उन्मुक्त आकाश में हमारी कल्पनाओं को पहली बार अपने पंख तोलने का अवसर मिला है। इस बीच गांव बदल चुका है। संपन्नता बढ़ी है। कच्चे मकानों की जगह 2 मंजिला मकान तक जगह जगह पर खड़े हो गए हैं। उत्तर ओर के खलिहान के कोने वाला विशाल और रहस्यमय पाकड़ का पेड़ भी नहीं रहा, जिसके पास से होते हुए गुजरते हुए भय से रोम रोम खड़े हो जाते थे। बुजुर्गों का कहना है कि उनके दादाजी को उस छबीली पिशाचन ने कई बार रोका था। आज भी पूर्णिमा की अर्धरात्रि को सर्वाभूषणों से अलंकृत जब वह छबीली पिशाचिन इस पेड़ से उतरकर सुगंधित हवा की तरह गांव की गलियों से गुजरती है, तो नौजवानों के ही नहीं, बिना दांत वाले बुजुर्गों के दिलों में भी गुदगुदी की लहर उठ जाती है और नवविवाहिताएं अपने पतियों को और भी जोरों से अपने आप से चिपका लेती हैं। भूत प्रेत का क्या ठिकाना, न जाने कब किस पर उनका दिल आ जाए। परंतु आज तो केवल वे यादें ही रह गई हैं। न जाने उस पाकड़ के पेड़ के कट जाने के बाद वह छबीली अब कहाँ गई होगी। अब तो वहाँ से एक पक्की सड़क गुजरती है और उस पर से रोज 3-4 बार बसों, रिक्शा, बैलगाड़ी आदि का आना जाना लगा रहता है। तब शहर से यहाँ जाने के लिए न तो कोई सड़क थी न सवारी। मैं कई बार जमनका बाबा के कंधे पर हुमकती सवारी का आनंद उठा चुका हूँ। सामान्यतः यह यात्रा धूप छंटने के बाद शाम को शुरू होती थी। ठंडी ठंडी हवा, हल्का हल्का अंधेरा, गांव वालों की बतकही और कटता हुआ रास्ता। जितनी अधिक रात चलने का उतना ही ज़्यादा मज़ा।
परंतु आज अन्य परिवर्तनों के साथ एक और भी परिवर्तन आया है। जरा सा अंधेरा होते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती हैं। कोई देर तक घर से बाहर रहने का साहस नहीं करता। गांव में तरह तरह की सेनाएं हैं जिनकी गोलियों की जानलेवा आवाज़ से गांव की शांति पल पल छलनी छलनी होती रहती है। जो इस पल आँखों के सामने है, कल किस कारण से लापता हो जाएगा कोई नहीं जानता। मगर इन सब के बावजूद अपना घर तो अपना ही है। पतझड़ में जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो सभी पक्षी अपने घोंसले छोड़ नहीं देते ना। मौसम कहाँ नहीं बदलता, हमेशा रात ही तो नहीं रहती। मगर क्या करूं, चाकरी और चारे की बात है। न चाहूं तब भी जाना होगा ही। सो मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन दादी की तैयारियां अलग से चल रही थीं, जिसे समझना मेरे लिए कठिन था। रास्ते में भोजन आदि की व्यवस्था तक तो बात ठीक थी, परंतु दादी ने मेरे साथ यात्रा के लिए 4 लठैत भी बुलवा लिए थे। उनमें से एक आंगन में लालटेन साफ कर रहा था और दूसरा माचिस लाने बगल की दुकान में चला गया था। यह सब मेरे रास्ते की तैयारी थी। गांव से स्टेशन मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर था। वह यात्रा भी बस से संपन्न करनी थी। अभी दोपहर के 2 बजे थे। फिर यह लालटेन, लठैत, कुछ भी समझना कठिन था। दादी ने यह घोषित कर दिया कि लोग मुझे स्टेशन तक ही छोड़ने नहीं जाएंगे, मंतव्य तक पहुंचाकर लौटेंगे। इससे मेरा असमंजस और भी गहरा गया था। आखिर मैं 21वीं सदी के भारत की ट्रेन से यात्रा करने वाला था। यह कोई जंगलों से गुजरती आदिम युग की यात्रा तो थी नहीं। मुझे संकोच यह भी हो रहा था कि यदि इन्हें मेरी जान पहचान के लोगों ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं जानता था कि दादी का निर्णय पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं टाल सकता। मन मारकर मुझे सब स्वीकार करना पड़ा। अपने स्टेशन को नए रूप में देखकर प्रसन्नता हुई। यहाँ का चप्पा चप्पा जमीन से परिचित हूँ मैं। यहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी। तब यह स्टेशन यूं ही काम चलाऊ था। अब प्लेटफॉर्म पक्का हो गया है। ऊपर टीन की छाजन है। विश्राम घर है। प्लेटफॉर्म पर चाय बिस्किट की कुछ दुकानें हैं। यहाँ अच्छे समोसे मिलते हैं। लठैत मित्रों ने दरी प्लेटफॉर्म पर बिछा दी है और चाय का ऑर्डर देकर वहीं जम गए हैं। गाड़ी 2.5 घंटा लेट है, यानी 7:30 से पहले आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे प्लेटफॉर्म पर पत्रिकाओं की दुकान है। मैं उस तरफ बढ़ चलता हूँ। यहाँ केवल फिल्मी पत्रिकाएं हैं। सेक्स तथा जासूसी उपन्यासों की किताबें। उलट पलट कर आगे बढ़ जाता हूँ। स्टेशन के बाहर तरह तरह की दुकानों की कतारें हैं। पहले यहाँ मात्र एक हलवाई की दुकान थी। शहर दूर तक अपनी नई आकृति और आकार में फैल गया है। यहाँ से अपने पुराने शहर को खोज निकालना कठिन है। अंधेरा बढ़ रहा है। बिजली गुल है। दुकानें बंद होने लगी हैं एक एक कर। वापस लौट जाता हूँ। प्लेटफॉर्म पर भी अंधेरा है। लठैत मित्रों ने लालटेन जला ली है। इक्का दुक्का लोग आने लगे हैं। ट्रेन आने का समय नज़दीक आने लगा है। इसी बीच एक दल भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ आता है। चाय की दुकान वाला बताता है कि इसी ट्रेन से प्रजातंत्र बाबू आने वाले हैं। ये लोग उन्हीं के स्वागत में आए हैं।
कुछ लोग डरे हुए भी हैं। उनके आने पर उनके अनुयायी निरंकुश से हो जाते हैं। कभी कभी खून खराबा भी हो जाता है। बात समझ में नहीं आती। पूछना चाहता हूँ। लठायत मित्र समझाते हैं, फिजूल की बातों में क्यों फंसना। लोग आपको सीआईडी का आदमी समझ लेंगे। मारा मारी भी हो सकती है। ये शहर के खतरनाक लोग हैं। कुछ और पूछना चाहता हूँ। तभी गाड़ी आने की सूचना देने वाली घंटी प्लेटफॉर्म से घनघना उठती है। लठायत मित्र सामान सहेज लेते हैं। थोड़ी ही देर में प्रकाश उगलती हुई ट्रेन स्टेशन पर आ खड़ी हुई, परंतु इंजन के प्लेटफॉर्म से गुजरते ही मानो सब कुछ अंधकार में डूब गया। गाड़ी के कंपार्टमेंट में कहीं कोई रोशनी नहीं थी। उस पूरी अंधेरी ट्रेन में केवल एक ही डब्बा प्रकाशित था। प्रकाश वाले डब्बे के पास नेता नुमा लोगों की भीड़ जोर जोर से भारत माता और प्रजातंत्र बाबू और की जय के नारे लगा रही थी। जब मेरे लठायत मित्र लालटेन लिए अंधेरे डब्बे में चढ़ने लगे तो मैंने उनका ध्यान प्रकाशित डब्बे की ओर आकर्षित किया। तभी एक सज्जन ने, जो स्वयं भी अंधेरे डब्बे में सवार हो रहे थे, कहा, वह आम आदमी का डब्बा नहीं है, उसमें प्रजातंत्र बाबू हैं। वहाँ सख्त पहरा है, वहाँ हर कोई नहीं चढ़ सकता। परंतु मैंने देखा कुछ टोपी पहने पहने लोग उस पर बड़ी आसानी के साथ सवार हो रहे थे। मेरा असमंजस देखकर वह आम आदमी का डब्बा नहीं है, उसमें प्रजातंत्र बाबू हैं। वहाँ सख्त पहरा है, वहाँ हर कोई नहीं चढ़ सकता। परंतु मैंने देखा कुछ टोपी पहने पहने लोग उस पर बड़ी आसानी के साथ सवार हो रहे थे। मेरा असमंजस देखकर उक्त सज्जन हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोले, आप उसमें नहीं बैठ सकते। आपके पास टोपी कहाँ है? वह बाजार में मिलती है, और वह भी उन्हीं की दुकान में। सुनकर आसपास के कई लोग खिलखिलाकर हंसते हंसते अचानक रुक गए। उनके चेहरों पर भय की लकीरें खिंच गईं। कुछ सुरक्षाकर्मी हम लोगों की ओर तीखी नज़रों से घूर रहे थे। वे सब केवल उसी डब्बे की हिफाजत के लिए तैनात थे। कुछ असमंजस में देखकर मेरे लठायत मित्रों में से एक नीचे उतरा और उसने मुझे करीब करीब धकियाते हुए अंधेरे डब्बे के भीतर धकेल दिया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, आप नहीं जानते, ये लोग बहुत पावरफुल हैं। जरा सा शक होते ही गोली चला देंगे। मेरे लिए कुछ भी समझ पाना कठिन था। उस डब्बे में मुश्किल से 10-15 लोग होंगे। हमारे लालटेन से वहाँ रोशनी फैल गई। कोने में एक सज्जन पहले से ही मोमबत्ती जलाए हुए थे। मिली जुली सवारियां थीं, कुछ बुजुर्ग, कुछ नौकरी पेशा नौजवान, कुछ स्त्रियां तथा एक नवविवाहित जोड़ा जिसे उसके परिवार के लोग चारों ओर से घेरे हुए थे। उनमें से एक कंपार्टमेंट को लोगों को लड्डू बांट रहा था। मेरी सीट के पास एक बुजुर्ग सज्जन करीब करीब भुनभुनाते हुए सुंदर कांड पढ़ रहे थे। डेली पैसेंजर युवक जो घर लौट रहे थे वे ताश खेलने में मशगूल थे। उनमें से एक अपने बॉस की कम अक्ली और अपनी बुद्धिमत्ता की कहानियां झपकियां सुना रहा था और दूसरे हो होकर हंसते हंसते हुए मजे ले रहे थे। एक सज्जन मुख्यमंत्री की चर्चा इस प्रकार कर रहे थे मानो वे उनकी सलाह के बिना कुछ करते ही नहीं। कुछ लोग हल्की हल्की कहानियां झपकियां ले रहे थे। ऊपर बल्ब और पंखे की जगह बड़े बड़े छेद थे। ट्रेन हिचकोले खाती भागती चली जा रही थी। बाहर भी चारों ओर अंधेरा था।
मैं सोच रहा था प्रजातंत्र बाबू के कमरे में कैसा लग रहा होगा। तभी ट्रेन धीमी होती हुई एक झटके के साथ रुक गई। इसके साथ ही पूरे कंपार्टमेंट में सन्नाटा सा छा गया। स्त्रियां बहू के और निकट आ गईं। खेलते युवक थम गए। मानस पाठ रुक गया। मोमबत्ती बुझा दी गई। मेरे लठैत मित्रों ने लालटेन धीमी कर उसे सीट के नीचे छुपा दिया और चुपचाप चौकन्ना होकर मेरे पास सिमट आए। कहीं कोई आवाज़ नहीं। जितना अंधकार उतना ही सन्नाटा। मैं समझ नहीं सका। स्टेशन पहले कहीं बीच में ट्रेन का रुकना कोई अनहोनी घटना नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद आगे लाइन क्लियर न हो, किसी ने चेन खींच दी हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें इस तरह डरने की क्या बात है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ के साथ लोगों के धप धप भागने की आवाज़ और चीत्कारें सुनाई पड़ने लगीं। कंपार्टमेंट की औरतें दुल्हन पर चारों ओर से मोटी चादरें डाल दीं। डेली पैसेंजर युवकों का दल चुपचाप उतरकर अंधेरे में गायब हो गया। तभी मुंह पर अंगोछा लपेटे 3 बंदूकधारी हमारे कंपार्टमेंट में घुस आए। उनमें से 2 दरवाज़ों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें हमारी ओर तानते हुए घोषणा की, अगर जान प्यारी हो तो पास में जो भी हो हमारी झोली में डालते चले जाओ। जो भी अपनी सीट से हिलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। उनमें से एक अपनी बोरी का मुंह खोले सबके सामने घूमने लगा और दूसरा चिल्लाता रहा, जल्दी जल्दी। किसी ने अपनी घड़ी डाली, किसी ने अपना मनी बैग। एक बुजुर्ग ने चिचियाते हुए कहा, भाई मैं कल ही रिटायर होकर आज घर जा रहा हूँ। मेरे पास वे अपना वाक्य पूरा करने ही वाले थे, उसके पहले ही पीछे खड़े डकैत ने बंदूक के कुंदे से उन पर आघात किया और वे मुंह के बल नीचे गिर पड़े। फिर उसने किसी महिला की नाक से उसकी नथ खींच ली तो किसी के कान फाड़ते हुए उसके रिंग या अन्य गहने निर्ममता से खींच लिए। औरतों में कोहराम मच गया। दूल्हा उठकर खड़ा ही हुआ था कि एक डाकू ने उसकी नाक पर जोर का घूंसा मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया और पांवों से ऐसे कुचल दिया जैसे कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी रांधता है। उन्होंने किसी के बक्से तोड़े, किसी का सिर। जाते जाते डाकू दुल्हन के सिर के बाल पकड़े घसीटते हुए उसे बाहर लिए जा रहे थे। सभी चुप थे। दूल्हा बेहोश पड़ा था। दुल्हन मदद के लिए चिल्ला रही थी। मेरे लिए यह दृश्य असह्य हो गया। यद्यपि मेरे लठैत मित्रों ने मुझे चारों ओर से दबोच रखा था, फिर भी मैं उन्हें फटकारते हुए उस डकैत पर टूट पड़ा जो दुल्हन को नीचे लिए जा रहा था। यह देखते ही मेरे लठैत मित्रों का कर्तव्य उनके सामने मानो स्पष्ट हो उठा और उन्होंने डाकू के सिर पर लाठी का जोरों से प्रहार किया। दूसरे पक्ष को भी आक्रामक होते देख डाकू उस युवती को छोड़कर नीचे कूद गया। उसके 2 अन्य साथी भी लूट का सामान लिए लिए नीचे कूदकर अंधेरे में गुम हो गए। मुड़कर कंपार्टमेंट की ओर देखा तो आंखें भर आईं। किसी का सिर फट गया था, कोई अपना घुटना पकड़े बैठा था, किसी स्त्री की नाक फट गई थी तो कोई अपना कान पकड़े कराह रही थी, कोई मुंह के बल गिरा था। सामान और इंसान सभी अस्त व्यस्त बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे कोई भूकंप एक हंसते खेलते नगर को खंडहर बनाकर निकल गया हो। ट्रेन अब फिर खुल चुकी थी। मैं भीतर से उबल रहा था। इतनी बड़ी घटना हो गई, किंतु कोई इधर झांकने तक नहीं आया। चारों ओर फैले अंधकार में भागती ट्रेन ऐसी लग रही थी जैसे कोई विक्षुब्ध प्रेत कंधे पर स्मशान लादे भागा जा रहा हो। घंटे भर बाद ट्रेन फिर धीमी होने लगी।
बेहोश लोगों की भी आंखें खुलने लगीं। भय से त्रस्त स्त्रियां पुनः चीख पड़ीं, परंतु नहीं, यह कोई बड़ा स्टेशन था जिसके प्लेटफॉर्म पर सरकती हुई ट्रेन अब रुकने ही वाली थी। गाड़ी रुक गई। मैं क्रुद्ध रेलवे सुरक्षा कार्यालय की ओर दौड़ा, परंतु प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि मेरा जरा भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। सभी लोग एक खास प्रकार के झंडे लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। प्रजातंत्र बाबू के पास सफ़ेद कपड़े पहने लोगों की पहले से ही अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी। वे स्टेशन वाले शहर और उसके आसपास के प्रभावशाली लोग थे। वे जोर जोर से भारत माता और प्रजातंत्र बाबू की जय के नारे लगा रहे थे और सुरक्षा विभाग के लोग उनके चारों ओर एक मजबूत रक्षा कवच बनाकर डटे थे, जैसे सारी सुरक्षा और व्यवस्था यहाँ आकर थम गई हो। ट्रेन में इतनी बड़ी घटना हो गई, परंतु उसकी किसी को मानो भनक तक नहीं थी। मेरा मन अपार घृणा एवं आक्रोश से भर उठा। अब मैं किसी और से बातें न कर सीधे प्रजातंत्र बाबू से पूछना चाहता था कि क्या सारी सुरक्षा व्यवस्था उनकी बपौती है। दूसरी ओर मन में यह जानने की उत्सुकता भी बनी थी कि आखिर यह शख्स कौन है। इतनी बड़ी घटना के प्रति संवेदन शून्य रहने के बावजूद इतना लोकप्रिय है। मैं किसी प्रकार सुरक्षा वृत्त में से रास्ता बनाता उस कंपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच गया, परंतु वहां सफ़ेद पोशों के अलावा और कोई भी नहीं था। पास ही खड़े एक सज्जन से पूछा तो तुरंत उन्होंने सामने संकेत करते हुए कहा, यही तो हैं लोकरंजनकारी प्रजातंत्र बाबू। उस ओर देखा तो चकित रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति पर हंसूं या रोऊं। सामने लकड़ी से बना एक विशाल ढांचा सजा कर रखा हुआ था। उसके चेहरे पर श्रद्धालुओं ने चंदन गुलाल पोत पोत कर सपाट बना दिया था। मेरे लिए यह समझना कठिन हो रहा था कि इतने विशाल ढांचे को एक छोटे से कमरे में किस प्रकार अटा कर रखा गया होगा। तभी एक सज्जन ने मेरी शंका का निवारण करते हुए बताया, इस खास तरह के प्रजातंत्र बाबू को बहुत चतुर कलाकारों ने गढ़ा है। वे फोल्डिंग हैं, फोल्डिंग प्रजातंत्र। उन्हें अवसर और सुविधा के अनुसार जैसा चाहें वैसा बनाया जा सकता है। मैं उस अद्भुत कलाकार की बारीकियों को निहार ही रहा था कि नाचते गाते नारे लगाते लोगों की भीड़ में से सबसे मोटा आदमी निकलकर सामने खड़ा हो गया। अब लोग प्रजातंत्र बाबू को छोड़कर उस मोटे आदमी के चारों ओर नाचने लगे। थोड़ी ही देर में वह मोटा आदमी भाषण देने लगा। सज्जनों और देवियों, यह हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि आज प्रजातंत्र बाबू हमारे नगर में पधारे हैं। हम लोग धन्य हो गए। असल में प्रजातंत्र बाबू के भारत भ्रमण कराने की योजना बनाने वाली समिति के कुछ प्रमुख सदस्यों में एक मैं भी था। देश की जनता से इनका परिचय आवश्यक था। अब तक लोग इनके नाम मात्र से परिचित थे। अब इन्हें लोगों को अपने सामने देखने का भी अवसर मिलेगा। मेरा प्रस्ताव है कि पूरे देश में प्रजातंत्र से अपरिचय दूर करो का अभियान चलाया जाए और ऐसी ही काठ की करोड़ों मूर्तियां बनवाई जाएं और पूरे देश में पहुंचा दी जाएं, ताकि लोग इसके साथ अपनत्व अनुभव करें, जैसे वे अपने घर में टंगी देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ करते हैं। बीड़ी, चूड़ी, कालीन आदि की फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे सड़क बनाने, पत्थर तोड़ते मजदूर, काहिल, भूख से लेकर ऊंचे स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चे,
जमीन पर भागते और वायुयान पर सतत उड़ान भरते सबको समान रूप से ये मूर्तियां सौंप दी ताकि देश का कोई भी कोना प्रजातंत्र बाबू के बिना न रह जाए। यह हमारे संविधान का वादा है और इसे जन जन तक पहुंचाने का सबसे सस्ता रास्ता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पर आने वाला खर्च बोफोर्स और हवाला या ऐसी ही अनेकानेक चीज़ों से अधिक खर्चीला नहीं होगा। वह आदमी बोलते बोलते हाँफने लगा, परंतु उसका उत्साह कम नहीं हुआ। सिक्योरिटी का एक उच्च अधिकारी उसके लिए दौड़कर पानी ले आया। पानी पीकर उसने और भी उत्साह से कहना शुरू किया, और मेरा प्रस्ताव यह भी है कि समय समय पर स्थान स्थान पर प्रजातंत्र मेला लगाया जाए। हिंदी दिवस की तरह ही प्रजातंत्र दिवस सप्ताह मनाया जाए। बच्चों के इस विषय पर स्कूलों में भाषण हो। यह सब सुनते ही उस खास तरह की भीड़ में जैसे हर्ष और उत्साह का तूफान आ गया और लोग चिल्ला उठे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगता है ट्रेन चलने की तैयारी में थी। अब मजदूर सक्रिय हो गए और उन्होंने फोल्डिंग प्रजातंत्र बाबू के कल पुर्जे निकालकर उन्हें रस्सी में बांध दिया और कंपार्टमेंट के भीतर जोरों से फेंक दिया। अब मैंने पास ही खड़े सुरक्षा अधिकारी से चिल्लाकर कहा, ट्रेन में डाका पड़ा है, बहुत से लोग घायल हैं। परंतु वह मेरी पूरी तरह से अनसुनी करता हुआ तेजी के साथ कंपार्टमेंट में घुस गया, शायद प्रजातंत्र बाबू की रक्षा के लिए। ट्रेन सीटी दे रही थी और मेरे लठायत मित्र मेरे पास आ चुके थे। मुझे लौटना पड़ा, विवश और लाचार। लौटते लौटते मैंने अखबार खरीद दिया। कंपार्टमेंट में अभी भी अंधेरा था। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर ही एक चित्र था जिसमें कई संभ्रांत लोग एक भव्य भवन के विशाल कक्ष में एक दूसरे पर माइकों, कुर्सियों, जूतों, चप्पलों से आक्रमण कर रहे थे। कुछ लोग टेबल कुर्सियों के नीचे से झांक रहे थे और कुछ लोग बड़ी बड़ी फाइलों से अपनी रक्षा कर रहे थे। पूरा वातावरण रक्त रंजित था। अंधेरे के कारण उस चित्र के नीचे की टिप्पणी को स्पष्ट रूप से पढ़ पाना कठिन था, जिससे यह समझ में आ सके कि यह घटना कहाँ हुई है। धुंधले रूप में कुछ विधानसभा या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। मेरे पास वाले बुजुर्ग अब तक जिज्ञासावश अखबार पर झुके उस घटना को टटोलने की चेष्टा कर रहे थे। रोशनी की कमी के कारण अंदाज लगाते हुए बोले, लगता है कहीं और डाका पड़ा है। फिर बहुत व्यथित से बोले, अब आदमी कहाँ जाए, कहाँ रहे, डाकू कहाँ नहीं है। मैं सोच रहा था, सबसे सुखी तो प्रजातंत्र बाबू हैं, जो वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में हर प्रकार से निश्चिंत और बाहरी हलचलों से बेखबर सुख नींद लेते हुए चले जा रहे होंगे। अब ट्रेन 55 खिड़कियों वाली सुरंग से होती हुई गुजर रही थी। अभी अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, परंतु लोग खिड़कियों से अपने सिर बाहर निकाले सुरंग के दूसरे सिरे की ओर आंखें टिकाए थे, शायद एक नई सुबह की प्रतीक्षा में। मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित जंगल जिंदा है कहानी संग्रह से।